हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो प्रीवियस वीडियो में आपने थायोफीन की सिंथेसिस देखी थी। इस वीडियो में हम थायोफीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शंस और मेडिसिनल यूजेस देखेंगे। तो थायोफीन में आप देख रहे हैं ये भी 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पे हेट्रो एटम सल्फर है। प्रीवियसली हम पढ़ के आए फ्यूरॉन का। फ्यूरॉन भी 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। वहाँ पे हेट्रो एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और सल्फ़र एक ही फैमिली में आते हैं, ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और सल्फ़र एक ही फैमिली में भी आ रहे हैं और 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी हैं। तो क्या हुआ कि इसका जो भी आपका देखेंगे, इसकी सिंथेसिस, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसकी केमिकल रिएक्शंस, वो सब क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी, क्योंकि जो इस कंपाउंड है वो काफ़ी ही मिलता जुलता है। जस्ट आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट है ऑक्सीजन का सल्फ़र के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी नंबरिंग कैसे होगी, सल्फ़र से स्टार्ट होगी। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। ये जो लोन पेयर है सल्फ़र के ऊपर, ये आगे मूव कर जाएगा 1 और 2 के बीच में। तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, 1 और 2 के बीच में। अब चूँकि सल्फ़र से मूव किया है तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, जो कि आप देख पा रहे हैं सल्फ़र के ऊपर। तो ये हो गया आपका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जहाँ पे क्या हुआ है कि लोन पेयर मूव कर गया 1 से 2 के बीच में। तो ये जो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में था, ये चला जाएगा 3 कार्बन पे। 3 कार्बन पे चला गया तो 3 पे क्या आ गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे पहले कहाँ पे आया, 3 कार्बन पे। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। ये 3 पे जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आया, ये मूव कर जाएगा अब 3 और 4 के बीच में। तो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं कहाँ आ गया, 3 और 4 के बीच में। तो इसके बगल का कार्बन है, ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये मूव कर जाएगा 5 कार्बन पे। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आ गया, अब 5 पे आ गया। यानी आप देखिए, तो जो ये पहला, अगर आप मान लें ये आपका कंपाउंड था थायोफीन, तो ये आपका दूसरा आपका क्या था, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है और ये 5वां है। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये थर्ड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। और जब ये आगे मूव किया 3 और 4 के बीच में, तो ये मूव होके आ गया 5 के ऊपर। तो अब देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 पे था वो मूव करके कहाँ आ गया, 5 पे। तो 3 पे आ चुका है, 5 पे आ चुका है। अब वैकेंट पोजीशन कहाँ कहाँ बची है, 2 और 4। अब ये ऐसा घूमेगा कि एक बार इलेक्ट्रॉन पेयर 2 पे आएगा, उसके बाद कहाँ पे आएगा, 4 पे आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखिए कि जो 5 पे इलेक्ट्रॉन पेयर आया, ये मूव करेगा, ये मूव करेगा अब 5 और 1 के बीच में। तो डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, 5 और 1 के बीच में आ गया। तो जब ये इधर आगे बढ़ गया तो फिर आप देख रहे हैं कि ये भी अनस्टेबल हो गया, यानी दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो अब क्या होगा कि ये आगे बढ़ जाएगा 2 पे, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आ गया, 2 पे आ गया। तो अब 3 पे आ चुका, 5 पे आ चुका, 2 पे आ चुका, बचा क्या 4। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे मूव कर जाएगा 2 और 3 में। तो डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, 2 और 3 के बीच में। तो अब क्या होगा कि ये जो आपका बॉन्ड है एक साथ रह नहीं सकते, तो ये आगे मूव कर जाएगा 4 पे, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आ गया, 4 पे। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये एक रिंग कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ होगा, ये मूव करेगा 4 और 5 के बीच में। तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये अब अनस्टेबल हो गया, तो ये मूव कर जाएगा सल्फ़र के ऊपर। और सल्फ़र के ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा तो ये प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और आपका ये पहला ओरिजिनल स्ट्रक्चर रिटेन हो जाएगा। तो ये आता था आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको पायरॉल और फ्यूरॉन के केस में दोनों जगह एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे हमेशा इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन पे अटैक करता है, जबकि थर्ड पे अटैक नहीं करता है। वो आपको रीज़न मैंने ये बताया था कि अगर सपोज करिए कि C2 कंडीशन है, C2 पे इलेक्ट्रोफाइल आना है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, C2 की तरफ। तो इधर आएगा माइनस और इधर आएगा प्लस। तो इधर जहाँ माइनस वहाँ पे E+ अटैक कर जाएगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लग गया, 2 पोजीशन पे। तो प्लस कहाँ आया आपका, 3 पोजीशन पे। अब क्या होगा, ये बॉन्ड मूव करेगा 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में बॉन्ड आ गया। तो ये प्लस चार्ज मूव करके कहाँ चला जाएगा, 5 पे। देखिए 5 पे आपका प्लस चार्ज आ गया, यानी एक ही आपका। तो ये 5 पे आ चुका है। अब क्या होगा कि ये इसके ऊपर जो लोन पेयर है ये मूव कर जाएगा 1 और 5 के बीच में। तो ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, सल्फ़र के ऊपर।
ये सल्फ़र के ऊपर आ गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका 1, 2 और 3 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हैं, और जबकि इलेक्ट्रोफाइल अगर C3 पोजीशन पे रहेगा तो क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके ऊपर मूव नहीं कर पाएगा, यानी ये वाला इंटरमीडिएट यहाँ पे आइसोमेरिक स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनेगा। तो जस्ट प्रोबेबिलिटी क्या रह गई कि ये जो लोन पेयर है ये मूव कर पाए इधर, तो ये इस पर मूव करेगा तो क्या होगा, प्लस चार्ज जो है आपका सल्फ़र के ऊपर आ जाएगा, यानी ये जो 2 पोजीशन पे जो प्लस चार्ज है ये मूव होकर कहाँ जाएगा, सल्फ़र की तरफ। तो ये एक आइसोमेरिक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, रह गया। तो यहाँ पे 3 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं और यहाँ पे 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो जहाँ आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादातर कहाँ अटैक करेगा, C2 पोजीशन पे। C2 अटैक गिव्स मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स देन C3, यानी C2 पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं। कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, जबकि C2 पे अटैक करेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ 2 बनेगा। और वो भी कौन सा मिसिंग है, ये वाला मिसिंग है। ये क्यों मिसिंग है, आप देख रहे हैं कि जब 2 पे अटैक करेगा तो 3 पे पोजीशन खाली है, तो ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, जबकि जब ये 3 पे अटैक करेगा तो ये पोजीशन खाली नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड इधर मूव नहीं कर पाएगा। तो एक इसी स्ट्रक्चर का डिफरेंस है जिसकी वजह से C2 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे बेसिकली इधर नाइट्रेशन हो रहा है, इधर सल्फोनेशन हो रहा है, इधर क्लोरिनेशन हो रहा है और इधर एसिटाइलेशन हो रहा है। ये एग्जैक्टली सेम हम फ्यूरॉन में देख चुके हैं। आप चाहें तो फ्यूरॉन का वीडियो लेक्चर सीरीज़ देख सकते हैं, जो कि ऊपर आई बटन पे आपको दिख जाएगा। आप वहाँ पे जाकर फ्यूरॉन की सिंथेसिस देखिए और फ्यूरॉन का केमिकल रिएक्शन देखिए और इससे कंपेयर करिए। अब यहाँ नाइट्रेशन हो रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेगा, NO2 प्लस। तो NO2 प्लस कहाँ अटैक करेगा, सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, सेकंड पोजीशन पे। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, 2 नाइट्रोथायोफिन। 3 नाइट्रोथायोफिन भी बनेगा, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये प्रोडक्ट कैसा होगा, ये होगा मेजर। तो हमेशा मेजर प्रोडक्ट को कंसिडर करते हैं। ऐसे जब सल्फोनेशन होगा तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, पिरिडीनियम सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो SO3H प्लस होगा, तो ये अटैक किया सेकेंड पोजीशन पे। तो अब इसे क्या बोलेंगे, 2-थायोफिनिल सल्फोनिक एसिड। ये मैं आपको वहाँ पे भी बता चुका हूँ फ्यूरॉन के केस में भी, कि अब ये एज अ यूज़ होगा सफिक्स और ये रिंग यूज़ होगी एज अ प्रीफिक्स, क्योंकि सल्फोनिक एसिड का प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या है, ऊपर है, तो ये एज अ सफिक्स यूज़ होगा। तो इसीलिए इसको अब साइड चेन में चला जाएगा, 2-थायोफिनिल सल्फोनिक एसिड। जबकि बाकी के केस में क्या होगा, बाकी के केस में क्या होगा कि आप इसको मेन चेन रखेंगे, यानी ये सफिक्स होगा और बाकी सारे क्या ये एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे। तो यहाँ क्लोरिनेशन होगा तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, Cl+। तो Cl+ अटैक करेगा कहाँ, सेकेंड पोजीशन पे। तो यहाँ हो गया 2-क्लोरोथायोफिन। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थायोफिन को एज अ प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं, सॉरी सफिक्स यूज़ कर रहे हैं, जबकि क्लोरीन कैसा यूज़ हो रहा है, एज अ प्रीफिक्स, क्योंकि प्रायोरिटी में थायोफिन क्लोरीन से ऊपर है। ऐसे आप देखेंगे जब एसिटाइलेशन, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करिए या एसिटाइल क्लोराइड यूज़ करिए, दोनों ही एसिटाइल प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ आपका अटैकिंग ग्रुप क्या हो गया, CO+ और CH3, ये एसिटाइल ग्रुप हो गया। ये कहाँ अटैक करेगा, सेकेंड पोजीशन पे। तो क्या हो गया, 2-एसिटाइल थायोफिन। नेक्स्ट रिडक्शन देख लेते हैं। ये भी हमने वहाँ पे देखा हुआ था कि जब हमने थायोफिन को रिड्यूस कराया था हाइड्रोजनेशन करा के इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, तो वहाँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बना था। तो यहाँ क्या बन जाएगा, टेट्राहाइड्रोथायोफिन। वहाँ पे फ्यूरॉन सैचुरेट हो रहा था और यहाँ पे थायोफिन सैचुरेट हो रहा है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑर्गेनोलिथियम। यहाँ पे आप देख रहे हैं थायोफिन रिएक्ट कर रहा है लिथियम ब्यूटॉक्साइड से। लिथियम ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा, लिथियम प्रोवाइड कराएगा मेटल, जो कि एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज़ होगा, यानी कि Li+। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे। यहाँ लिथियम लग गया। अब ये क्या हो गया, लिथियम सॉल्ट ऑफ थायोफिन। लिथियम क्यों ऐड करा रहे हैं, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि सॉल्ट फॉर्म में कंपाउंड जल्दी रिएक्ट करता है। अब हमें क्या कराना है, कार्बोक्सिलेशन कराना है, ठीक है। तो हमने क्या करा दिया, कार्बोक्सिलेशन फॉलोड बाई हाइड्रेशन करा दिया। तो COH ग्रुप ये कहाँ अटैक कर गया, सेकेंड पोजीशन पे।
तो ये हो गया रिएक्शन विद ऑर्गेनोलिथियम। जहाँ पे भी रिएक्शन सिंपल तरीके से नहीं जाती है तो हम उसका मेटालिक सॉल्ट बना लेते हैं। तो यहाँ चूँकि लिथियम यूज़ हुआ है, ऑर्गेनोलिथियम यूज़ हुआ है, तो लिथियम सॉल्ट बन गया। उसके बाद उसी पोजीशन पे हमने कार्बोक्सिलेशन फॉलोड बाय हाइड्रेशन करा लिया, यानी COH ग्रुप वहाँ पे क्या होगा, अटैक कर जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपका 2-थायोफेनिल कार्बोक्सिल एसिड, या बोलेंगे थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स की तरह यूज़ हो रहा है और थायोफिन प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो रहा है। अब हम देख लेते हैं मेडिसिनल यूजेस। तो ऐसी कुछ ड्रग जिसमें थायोफिन आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की तरह यूज़ हो रहा है। तो पहला है सेटैक्सेंटेन। ये क्या यूज़ होता है, एज ए कार्डियोवास्कुलर एजेंट। कार्डियोवास्कुलर एजेंट क्या करते हैं, और इज यूज्ड इन पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, यानी कि अगर हाइपरटेंशन के केस में हम इसको कार्डियोवास्कुलर एजेंट सेटैक्सेंटेन देंगे तो ये क्या, यहाँ पे देखिए ये थायोफिन क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका मेन काम क्या है, रिड्यूस्ड बीपी, यानी ये बीपी को कम करेगा। तो एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ये यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, टियागाबीन। टियागाबीन कैसे यूज़ हो रहा है, एज अ एंटी कन्वल्सेंट एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, यानी मिर्गी। एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं टियागाबीन, इसमें भी आप देखेंगे तो थायोफिन क्या है, एज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट आर्टिकेन। आर्टिकेन कैसे यूज़ हो रहा है, एज अ एनेस्थेटिक एजेंट, एनेस्थीसिया प्रोवाइड कराने के लिए। तो इसके स्ट्रक्चर में भी देखिए आप थायोफिन देख रहे हैं, यहाँ पे भी थायोफिन है। तो ये एज अ एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ हो रहा है, एज अ एंटी कन्वर्जेंट यूज़ हो रहा है एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए, और एज अ एनेस्थेटिक एजेंट भी यूज़ हो रहा है एनेस्थीसिया कंडीशन प्रोवाइड कराने के लिए। तीनों ही ड्रग के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि थायोफिन एज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है। Thanks for watching my YouTube channel. Kindly subscribe my channel and press the bell icon.